रिएक्शन मैकेनिज्म के इस कोर्स के अंदर अभी तक आप लोग पढ़ चुके हो कि आखिर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी क्या होती है और लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होती है। उसके बाद आपने पढ़े थे टाइप ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि आखिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर आप लोग एक नेम रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मित्सुनोबु रिएक्शन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, उनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है उसको पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ फीचर्स भी पढ़ेंगे SN1 के। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 8 of reaction mechanism और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस देखने वाले हैं। फिर कुछ फीचर्स पढ़ेंगे SN1 को लेकर जिनके ऊपर से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, गेट का एग्जाम हो या फिर आपके IIT जैम का एग्जाम हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के लेक्चर को। लेकिन अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कमांड अच्छी रखनी है तो आपको रिविजन साथ साथ करनी पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग अभी लेक्चर नंबर 8 देख रहे हो तो आप लोग लेक्चर नंबर 1 से लेकर 7 तक रिवाइज कर आए हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं SN1 SN2 को। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट जनरल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। अगर आपको जनरली उसको रिप्रेजेंट करना है तो आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपके पास यहां पर एक सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट के अंदर ही आपके पास एक लिविंग ग्रुप होता है जिसको आपका न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देता है और लिविंग ग्रुप आपके पास एज ए साइड प्रोडक्ट यहां पर बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है। तो ये उसका बिल्कुल जनरल रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है तो आपको बेसिकली इसी टाइप की रिएक्शन देखने को मिलती है। आपके पास सबस्ट्रेट के अंदर लिविंग ग्रुप लगा होता है, उसकी जगह बाद में न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ जाता है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा है कि अगर आप लोग पढ़ रहे हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो आपके पास जो यहां पर एक सबस्ट्रेट मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ये सबस्ट्रेट आपके पास जो है सिर्फ और सिर्फ दो ही टाइप का हो सकता है। आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर सिर्फ दो ही टाइप के हो सकते हैं, या तो आपके पास होने वाला है कार्बोनिल सेंटर वाला इलेक्ट्रोफाइल या फिर होने वाला है सैचुरेटेड कार्बन वाला इलेक्ट्रोफाइल। अब इन दोनों सबस्ट्रेट के लिए आप लोग SN1 का और SN2 का यूज नहीं करते हो। जब आपके पास सबस्ट्रेट होता है सैचुरेटेड कार्बन वाला तभी आप लोग SN1 और SN2 जैसे टर्म का यूज करते हो। लेकिन अगर आपके पास सबस्ट्रेट होने वाला है कार्बोनिल सेंटर का तो वहां पर SN1 और SN2 जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। ऐसा एग्जिस्ट क्यों नहीं करती है उसके लिए मैंने यहां पर एग्जांपल भी लिखा हुआ है। अगर आपके पास कोई ऐसा सबस्ट्रेट होता है जिसके अंदर आपके पास कार्बोनिल सेंटर होने वाला है, जैसे कि मैंने यहां पर सबसे सिंपल सबस्ट्रेट लिखा हुआ है RCOCl। यहां पर आपके पास क्या है, एक सबस्ट्रेट के पास यहां पर क्या है, कार्बोनिल सेंटर है। अगर मैं यहां पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल ऐड करने वाला, मैंने क्या ले लिया, मैंने अमोनिया ले लिया, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होते हैं आपस में होते हैं हाईली एनर्जेटिक होते हैं, तो ये आपके पास यहां पर इस कार्बन सेंटर के ऊपर अटैक करेंगे, पाई बॉन्ड आपके पास यहां पर ब्रेक हो जाएगा। अब ये जो मैं यहां पर मैकेनिज्म दिखा रहा हूं इस एरो के ऊपर से, आपके पास ये लोन पेयर ही क्यों अटैक कर रहा है, NH के बीच में सिंगल बॉन्ड अटैक क्यों नहीं कर रहा है? अगर ये अटैक कर रहा है तो इस कार्बन के ऊपर ही क्यों अटैक कर रहा है, यहां पर अटैक क्यों नहीं कर रहा है, यहां पर अटैक क्यों नहीं कर रहा? ये सब कुछ हम लोग बेसिक्स के अंदर कवर कर चुके हैं। अगर आपका बेसिक्स के ऊपर कमांड अच्छे तो आप बता पाओगे कि आपके पास जो अटैक होने वाला है वो इस लोन पेयर से ही शुरू होने वाला है और इस कार्बन के ऊपर ही जाएगा। तो ये सब चीजें आपको पता है, बट अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको आपको और भी डिटेल के अंदर समझाने की कोशिश करूं। बाकी जितने भी एग्जांपल हम लोग इस पूरे कोर्स के अंदर पढ़ेंगे, आप उन हर एक एग्जांपल को ब्रेक डाउन करने की कोशिश किया करो ऑर्बिटल इंटरेक्शन अप्रोच से, तभी आप लोग क्वेश्चंस को बड़ी इजीली अप्रोच कर पाओगे। तो जैसे ही आपके पास यहां पर ये पाई बॉन्ड की ब्रेकेज हो गया, पास यहां पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस स्पीशीज के ऊपर पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, तो चार्जेस बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होते हैं। अगर मैं यहां से एक प्रोटॉन को उठाकर यहां पर लेकर चला जाऊंगा तो पास क्या बन जाएगा, कुछ इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा जिसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। और आपके पास स्पीशीज स्टेबल होना चाहती है, चार्जेस अनस्टेबल करते हैं, तो चार्जेस को रिमूव करने के लिए आपके पास यहां पर क्या होने वाला है, एक प्रोटॉन का ट्रांसफर होने वाला है। यहां से क्या निकल कहां चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। अब इस स्पीशीज के पास आपके पास यहां पर क्या क्या है, R है, C है, Cl है, यहां पर क्या लगा मैंने, OH लगा, यहां पर क्या लगा मैंने, NH2 लगा दिया। अब आपके लिविंग ग्रुप यानी कि क्लोरीन को यहां से लीव तो करना है, लेकिन वो लीव कराएगा कौन, वहां पर ड्राइविंग फोर्स का काम कौन करेगा? क्या वो काम करने वाले हैं ये वाले लोन पेयर, ऑक्सीजन के लोन पेयर या फिर नाइट्रोजन के लोन पेयर? तो उसके लिए आपको पता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शंस, आपको ये पता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल क्या आपके पास जो प्लेसमेंट है वो आपके पास किस तरीके से आ जाती है। अगर आपके एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो उसके ऑर्बिटल कहां से नीचे की तरफ आ जाते हैं। आपको पता है कि ऑक्सीजन के क्या होती है पर नाइट्रोजन ज्यादा होती है। इसका मतलब जब आप लोग ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करोगे, बस यहां पर क्या आने वाला है, ऑक्सीजन के नीचे आएंगे और नाइट्रोजन ऑर्बिटल्स क्या आने वाले हैं, ऊपर आने वाले हैं। अब क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर ऊपर है, इसका मतलब जो लोन पेयर मैंने यहां पर बना के नाइट्रोजन के पास क्या है, हाईली एनर्जेटिक है, यानी
यानी कि ड्राइविंग फोर्स की तरह यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर काम करेगा। अगर आप लोग इस मैकेनिज्म को ड्रॉ करते हुए यहां से अटैक शुरू करते हो ऑक्सीजन लोन के ऊपर से, Cl यहां से निकल जाए, बस क्या बन जाएगा, बन जाएगा RC डबल बॉन्ड और आपस यहां लग जाएगा, सिर्फ और सिर्फ NH2 लग जाएगा। और बेसिकली इस रिएक्शन का प्रोडक्ट यही है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, सीधे से प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन फिर भी आप लोग मैकेनिज्म को इस तरीके से शो मत करो, क्योंकि यहां से आपका अटैक होगा ही नहीं। आपके पास जो लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर है वो ज्यादा एनर्जेटिक है, वहां पर आपके पास होमो है और अटैक आपका होमो से ही शुरू होता है। इसका मतलब पहले नाइट्रोजन के लोन पेयर यहां पर आएंगे, क्लोरीन आपका लीव कर जाएगा और उसके बाद आपके पास जो इनोल फॉर्मेशन हुई है वहां से क्या बनने वाला, वापस से कीटो बनने वाला है। तो आपका जो पूरा मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला है। इस मैकेनिज्म के ऊपर यहां पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, ज्यादा फोकस हमें इसके ऊपर करना है कि आपका जो मैकेनिज्म है वो स्टार्ट कहां से हुआ है। अगर आपके सबस्ट्रेट के पास ये कार्बोनिल सेंटर, डेफिनेटली आपका जो कार्बन यहां पर है, इस कार्बन के आपका हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, आपके पास sp2 हो जाएगी, यानी कि आपका मैकेनिज्म sp2 से स्टार्ट होगा। और जैसे ही आपका न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, तो इसकी हाइब्रिडेशन चेंज क्या हो जाएगी, आपके पास sp3 हो जाएगी। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के बाद, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के बाद और लीविंग ग्रुप के लीव करने से पहले, लीविंग ग्रुप के लीव करने से पहले आपके पास यहां पर जितनी भी स्पीशीज होने वाली है, यहां पर सिर्फ एक ही है, लेकिन अगर और भी 3-4 हुई तो हर एक के अंदर आपके पास लीविंग ग्रुप और आपका न्यूक्लियोफाइल एक साथ रहते हैं, यानी कि लीविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल कैन स्टे टुगेदर। लीविंग ग्रुप से निकलने से पहले आपके जो न्यूक्लियोफाइल है उसके अटैक करने के बाद आपके पास जितनी भी स्पीशीज आएंगी उन सभी स्पीशीज के अंदर लीविंग ग्रुप भी रहने वाला है और न्यूक्लियोफाइल भी रहने वाला है, दोनों एक साथ रहने वाले हैं। लेकिन अगर आपके पास सबस्ट्रेट हो जाता है अनसैचुरेटेड कार्बन वाला, तो उस केस के अंदर मैंने यहां पर एग्जांपल लिखा हुआ है, एग्जांपल देख सकते हो, मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया हुआ है। आपके पास यहां पर एक कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, अगर मैं यहां पर लेकर कोई भी न्यूक्लियोफाइल, मैंने यहां पर न्यूक्लियोफाइल ले लिया है SPH, इसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, आपके पास यहां पर इस तरीके से अटैक शुरू होगा। अब क्योंकि इस कार्बन की स्टार्टिंग हाइड्रोजन sp3 है, अगर इसकी स्टार्टिंग में ही sp3 है, तो जब यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से पहले ही आपका जो क्लोरीन एटम है क्या निकल जाएगा, यहां से लीव कर जाएगा। आप लोग पढ़ते भी हो कि आखिर SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, तो SN1 के अंदर आप लोग देखते हो कि पहले आपका लीविंग ग्रुप लीव करेगा, आपके पास कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है। यानी कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो लीविंग ग्रुप पहले से ही लीव कर चुका है, ये आपके पास केस होता है SN1 का। यहां पर आप लोग इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन भी कर दो कि आपके पास कार्बोकैटायन की फॉर्म के अंदर होती है। अगर मैं बात करता हूं SN2 की, तो उसके अंदर आपका जब लीविंग ग्रुप लीव कर रहा होता है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है। इस केस के आप बनाते हो ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि जब आप लोग पढ़ते हो SN2 को तो वहां पर आप लोग ट्रांजिशन स्टेट को शो करते हो, वहां पर आप लोग इंटरमीडिएट को नहीं पढ़ते हो। यानी कि कभी भी आपको इस टाइप का वर्ड देखने को नहीं मिलेगा जहां पर लीविंग ग्रुप भी लगा हो और जहां पर आपके पास न्यूक्लियोफाइल भी लगा हो, क्योंकि इस केस के अंदर आपका जो कार्बन है यहां पर इसकी 5 वैलेंसी हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपका सबस्ट्रेट होने वाला है सैचुरेटेड कार्बन वाला, तो वहां पर कभी भी किसी भी टाइम के ऊपर लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल एक साथ नहीं रहेंगे। अगर आप लोग बोलते हो कि SN2 के अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, लीविंग ग्रुप निकल रहा है, तो उस केस के अंदर भी आपके पास ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है, ये लीव हो रहा होता है। जैसे ही ये फॉर्म होगा ये आपके पास टूट जाएगा, यानी कि किसी भी टाइम के ऊपर आपका न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप एक साथ नहीं रुकेगा और इस टाइप की स्थिति को आप लोग कभी भी ट्रैप नहीं कर पाओगे। अगर आप लोग किसी स्पीशीज को ट्रैप कर पाते हो, किसी भी मैकेनिज्म के दौरान अगर बीच की स्पीशीज को ट्रैप कर पाते हो, उसको आप लोग बोलते हो इंटरमीडिएट। अगर आप लोग उसको ट्रैप नहीं कर पाते हो तो उसको आप लोग इंटरमीडिएट नहीं बोल सकते। यानी कि SN2 होते वक्त आपके पास कोई भी इंटरमीडिएट नहीं आने वाला है, लेकिन SN1 के अंदर आपके पास इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोकैटायन। तो ये बिल्कुल बेसिक बात है, SN1 को SN2 को आगे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन अभी यह सिर्फ और सिर्फ मोटी मोटी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट कार्बोनिल सेंटर एंड सैचुरेटेड कार्बन सेंटर लुक सेम बट दे आर एक्चुअली डिफरेंट। वो सेम क्यों लगती है? क्योंकि बेसिकली आपके पास क्या हो रहा है, अगर आपके पास यहां पर ये सबस्ट्रेट होने वाला है कार्बोनिल सेंटर वाला, यहां पर क्या है, R है, CO है, L है, तो बेसिकली आपके पास क्या होगा, L आपके पास निकल जाएगा, इससे आपके क्या न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। अगर आपके पास सबस्ट्रेट होता है सैचुरेटेड कार्बन वाला, तो वहां पर भी यही चीज हो रही है। यहां पर भी आपका लीविंग ग्रुप जो है वो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, यहां पर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो ये दिखती सेम है, दोनों के अंदर आपके पास क्या हो रहा है, लीविंग ग्रुप निकल रहा है, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जा रहा है, दिख सेम रही है, लेकिन ये आपके पास अलग अलग होती है। आपने अभी भी देखा है कि अगर आपका सबस्ट्रेट होता है कार्बोनिल सेंटर वाला, तो वहां पर आपके पास जो मैकेनिज्म है वो sp2 कार्बन से शुरू होता है, और अगर आपके पास होता है अनसैचुरेटेड कार्बन वाला, तो वहां पर आपके पास sp3 से शुरू होता है। यानी कि मैकेनिज्म के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर ही डिफरेंस मैंने यहां पर लिखा हुआ है। पहला पॉइंट मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट उनके मैकेनिज्म के अंदर डिफरेंस होता है, यहां पर स्टार्ट होता है sp2 से, यहां पर स्टार्ट होता है बस sp3 से। ये आपके पास क्या होता है, बेसिक डिफरेंस होता है, जिसके ऊपर आप लोग ये बोल सकते हो कि अगर आपके पास सबस्ट्रेट होता है कार्बोनिल सेंटर वाला, तो वहां पर आपके पास लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल एक साथ रहते हैं। न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के बाद और लीविंग ग्रुप
ग्रुप के निकलने से पहले जितनी भी बनेगी स्पीशीज, वहां पर आपका लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल साथ साथ रहेंगे। लेकिन अगर आपका सबस्ट्रेट हो जाएगा सैचुरेटेड कार्बन वाला, तो वहां पर न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप कभी भी साथ साथ नहीं रहते, चाहे SN1 की बात कर लो चाहे SN2 की बात कर लो। अब आपके पास यहां पर ये दो टाइप के सबस्ट्रेट हैं। जब भी आपके पास इस टाइप का सबस्ट्रेट होगा तो यहां पर आप लोग कभी भी SN1 की और SN2 की बात नहीं करोगे, यानी कि इस टाइप के सबस्ट्रेट के लिए आपके पास SN1 और SN2 जैसी कोई भी टर्म नहीं होती है, कोई भी टर्म एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन अगर आपके पास सबस्ट्रेट होता है सैचुरेटेड वाला, तो यहां पर आपके पास SN1 भी होता है, यहां पर पास SN2 भी होता है। वो क्या होता है उसके बारे में अंदर बात करने वाले हैं। बाकी बेसिक चीज आपको पता भी है, क्लास 11-12 से आप लोग इसको पढ़ते भी आए हो। लेकिन सेकंड चीज यहां पर डिफरेंस ये होता है कि आपका जो रिएजेंट है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, वो भी अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जो न्यूक्लियोफाइल है ऑलवेज बिहेव डिफरेंटली, यानी कि वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करेंगे। इसको भी आप लोग बेसिक के अंदर कवर कर चुके हो। जैसे कि अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल होता है NH3, तो NH3 आपका एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। अगर आपका सेंटर होने वाला है कार्बोनिल वाला, पास क्या होता है, आपका होता है हार्ड सेंटर। वहीं आपका जो सबस्ट्रेट होता है सैचुरेटेड वाले पास क्या होता है, सॉफ्ट सेंटर होता है। आपको ये पता है कि NH पास क्या है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, और हार्ड जो है वो हार्ड से अच्छे से इंटरेक्ट करता है। यानी कि जब NH3 कार्बोनिल सेंटर से इंटरेक्ट कर रहा होगा तो वो अच्छे से इंटरेक्ट करेगा, लेकिन वही NH3 जब आपके पास सैचुरेटेड कार्बन से इंटरेक्ट कर रहा होगा तो वो अच्छे से इंटरेक्ट नहीं करेगा, या आपके पास हार्ड हो जाएगा या सॉफ्ट हो जाएगा। और हार्ड और सॉफ्ट के अंदर अच्छे से इंटरेक्शन नहीं होता। इसको भी हम लोग बेसिक्स के अंदर कवर कर चुके हैं। इसीलिए बोल रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टार्टिंग से आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगर पहले की आप एक ही बात भूल जाओगे तो आपको यहां पर कोई भी चीज समझ में आने वाली नहीं है। उसका मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट इन सैचुरेटेड कार्बन स्पीशीज एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैन टेक प्लेस वाया 2 पाथवे। अगर आपके पास सबस्ट्रेट होता है सैचुरेटेड कार्बन वाला, वापस क्या होता है, आपके पास 2 पाथवे बन जाएंगे। SN1 बन जाता है, वापस क्या बनता है, SN2 बन जाता है। इन दोनों को डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। लेकिन पहले पढ़ते हैं कुछ फीचर्स ऑफ SN1 टाइप रिएक्शन। देखिए क्लास 11 से पढ़ते हुए आए हो, क्लास 12 से पढ़ते हो, आपको पता है कि यहां पर होने वाला है। पहले आपका लिविंग ग्रुप निकलेगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा, फिर आपके पास क्या बनने वाला है, न्यूक्लियोफाइल बनने वाला है। उसका मैकेनिज्म भी मैंने यहां पर लिखा हुआ है। आपके पास यहां पर कोई सबस्ट्रेट मैंने यहां पर लिखा हुआ, मान लो आपके पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, पहले यहां पर क्या होने वाला है, आपका जो हैलोजन क्या वहां से लीव कर जाएगा, बस क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और जैसे ही आपके पास यहां पर कार्बोकेटायन बनता है तो क्या होने वाला है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, बस क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये सबसे सिंपल और बेसिक मैकेनिज्म होता है SN1 का। इसको आप लोग क्लास 11 से पढ़ते हो, आपको पता भी है। आपको ये भी पता है कि अगर आपके पास यहां पर कार्बोकेटायन है, इसका मतलब इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर आपके पास यहां पर न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है। और जब भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इंटरेक्ट कर रहे होंगे तो वो क्या करेंगे, तेज इंटरेक्ट करेंगे। यानी कि कंपैरेटिवली आपके पास जो यहां पर एक सेकंड स्टेप है, या पास क्या होने वाला है, फास्ट होने वाला है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और स्लो स्टेप पास क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यानी कि SN1 रिएक्शन के अंदर आपके पास जो पहला स्टेप होता है, जिसके अंदर आपका लिविंग ग्रुप लीव कर रहा होता है, इंटरमीडिएट को बना रहा होता है, वापस क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो रहा होता है। अगर आप लोग यहां पर फर्स्ट स्टेप को ध्यान से देखो, यहां पर क्या है, आपके पास जो बॉन्ड बन रहा होगा यहां पर R और X के बीच में, ये बॉन्ड क्या हो रहा होगा, टूट रहा होगा। मान लो आपस ये क्या है, कार्बन है, आपस क्या है, क्लोरीन है। तो कार्बन और क्लोरीन अलग अलग एटम होते हैं। अगर आपको अलग अलग एटम के ब्रेकेज होते हैं, क्या यूज करते हो, हेटेरो वर्ड का यूज करते हो, क्योंकि आपके पास यहां पर ये बॉन्ड टूट रहा है। इसको क्या बोलते हो, लाइसिस बोलते हो। अलग अलग एटम इसलिए क्या बोल रहे हो, इसको हेटेरो बोलोगे। यानी कि फर्स्ट स्टेप का आप लोग क्या बोलते हो, हेटेरोलाइसिस बोलते हो। तो उसके रेट कांस्टेंट आप लोग कैसे बोलने वाले हो, कि हेटेरोलाइसिस बोलने वाले हो। सेम उसी तरीके से आपके पास जो यहां पर सेकंड स्टेप है, इसके अंदर आपके पास एक कार्बोकेटायन और न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहे हैं। इसको आप लोग क्या बोलोगे, एसोसिएशन बोलोगे। और इसके रेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, के एसोसिएशन से रिप्रेजेंट करते हो। अगर आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई भी पढ़ोगे तो वहां पर क्या लिखा होगा, लिखा होगा के हेटेरो और के एसोसिएशन। तो ये इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि फर्स्ट स्टेप के अंदर बॉन्ड टूट रहा होता है अलग अलग एटम के बीच, और सेकंड स्टेप के अंदर बस बॉन्ड बन रहा होता है, उसको मैं क्या बोलता हूं, एसोसिएशन बोलता हूं। तो इसके रेट कांस्टेंट को भी आप लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपके पास जो फर्स्ट स्टेप होता है वो स्लो होता है, और वही आपके पास क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अगर आप लोग बनाओगे यहां पर एनर्जी लेवल डायग्राम, तो आपके पास कुछ इस टाइप का बनने वाला है। पहले आपके पास यहां पर क्या होता है, सबस्ट्रेट होगा। सबस्ट्रेट एक ट्रांजिशन स्टेट से गुजरता है, कहां पर जाने वाला है, इंटरमीडिएट तक पहुंच जाएगा, कार्बोकेटायन तक पहुंच जाएगा। उसके बाद आपका कार्बोकेटायन वापस से एक ट्रांजिशन से कहां पहुंचने वाला है, प्रोडक्ट की तरफ पहुंचने वाला है। अब इसकी किसकी पीक ऊपर होती है, किसकी पीक नीचे होती है, इंटरमीडिएट कहां पर आएगा, वो डिपेंड करता है कि आपका सबस्ट्रेट कैसा है, आपका न्यूक्लियोफाइल कैसा है। तो उसको बाद में डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। मैंने ये क्या बनाया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जनरल बनाया हुआ है कि आपके पास किसी भी जनरल रिएक्शन के लिए, जनरल SN1 रिएक्शन के लिए आपके पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसा होता है। तो जनरल आइडिया आप लोग ऐसे ले सकते हो। बाकी अलग अलग सबस्ट्रेट के लिए, अलग अलग न्यूक्लियोफाइल के लिए आपके पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की जो पीक्स हैं, इनके अंदर आपके पास चेंज आ सकता है। अगर आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ओवरऑल एंडोथर्मिक है, तो उसके लिए आपके पास क्या हो सकता है, इनकी एनर्जी के अंदर भी डिफरेंस आ सकता है। तो ये मैंने सिर्फ और सिर्फ जनरली बनाया हुआ है। उसके बाद सेकंड चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है दैट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अगर आप लोग यहां पर देखते हो, फर्स्ट स्टेप आपके पास यहां पर क्या होता है, स्लो होता है, यानी कि RDS होता है
यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और इस स्टेप के अंदर आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ही हैं एरो के इधर, और जितनी भी चीजें एरो के इधर होती है उसी से आप लोग क्या लिखते हो, रेट लो को लिखते हो, या आप लोग कहां पढ़ते हो, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ते हो। अगर आप लोग इसको प्रूव करना चाहते हो, आप उसको प्रूव भी कर सकते हो, ऑर्गेनिक के अंदर भी आप लोग इस चीजों को प्रूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन। को कहां पढ़ने वाले हैं, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। केमिकल काइनेटिक्स का पूरा की पूरा कोर्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हो, मैं यहां पर आई बटन दे दूंगा एसएसए वाले लेक्चर का, डायरेक्टली आप लोग जाकर वहां पर ऐसे देख सकते हो, उससे आप लोग यहां पर डायरेक्टली प्रूव कर सकते हो। मैं यहां पर उसको प्रूव करने वाला हूं, लेकिन पहले बात करते हैं कि मैं इसको SN1 ही क्यों बोल रहा होता हूं, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। इस वन का मतलब क्या होता है, यूनिमोलिक्यूलर, यानी कि जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। इसको मैं क्या बोलता हूं, यूनिमोलिक्यूलर बोलता हूं। आपके पास यहां पर न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो सब्स्टिट्यूट करेगा, इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूं, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलता हूं। अब बात करते हैं कि आखिर इसका प्रूफ कैसा हो जाएगा। तो प्रूफ कर आपको करना है तो आपको जरूरत पड़ती है केमिकल काइनेटिक्स की। आपके पास यहां पर 2 स्टेप है, इन दोनों स्टेप से आप लोग रेट को लिख सकते हो, रेट की इक्वेशन को लिख सकते हो। तो उस रेट की इक्वेशन को कैसे लिखते हैं इसको मैंने डिटेल बताया इस लेक्चर के अंदर, आप लोग यहां पर आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो यहां पर आपके पास क्या है, आपके पास यहां पर 2 स्टेप है, दोनों स्टेप को आप लोग यहां पर इस तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद आप लोग ओवरऑल स्टेप को भी लिख सकते हो। अब जो स्पीसीज आपके पास मल्टी स्टेप के अंदर तो आ रही है लेकिन ओवरऑल के अंदर नहीं आ रही, उसको आप लोग क्या बोलते हो, इंटरमीडिएट बोलते हो। आप लोग देख सकते हो जैसे ही आप लोग इसको ऐड करोगे आपके पास क्या हो जाएगा, R+ से R+ कट जाएगा, और इसीलिए आपके पास R+ यहां पर क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। अगर आप लोग यहां पर SSA को अप्लाई करोगे तो उसको भी आप लोग इंटरमीडिएट के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको यहां पर लिखना है कि आपका रेट क्या है, तो रेट आप लोग कैसे देखते हो, जब भी आप लोग लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करोगे आपको क्या दिख रहा होता है कि आपने सबस्ट्रेट डाला, यानी कि आपने रिएक्टेंट को डाल दिया, आपके पास सीधा प्रोडक्ट दिख रहा होता है कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन किस टाइम पे हो रही है। यानी कि अगर आपको किसी भी रिएक्शन के रेट को डिफाइन करना होता है तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन टाइम के साथ कैसे हो रही है, वही चीज आपको लेकर चलनी होती है। तो हमारी इस रिएक्शन प्रोडक्ट पास यहां पर क्या है, RNU, यानी कि पास क्या है, RNU न्यूक्लियोफाइल। जब आपका न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट से जुड़ जाएगा उसको मैं क्या बोलता हूं, प्रोडक्ट बोलता हूं। पास क्या बन जाएगा यहां पर D of RNU/dt। आपको यहां पर क्या निकालना है, इसको निकालना है। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस रिएक्शन के लिए इस रेट को लिखना चाहो कैसे लिखते हो आप लोग, रेट कांस्टेंट इनटू में रिएक्टेंट के अंदर क्या क्या चीजें यहां पर हैं। तो रिएक्टेंट यहां पर क्या है, R+ भी है और NU नेगेटिव भी है, R+ भी है और NU नेगेटिव भी है। अब न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन तो आपको पता होगी, आप लोग लैब के अंदर कर रहे हो तो जो आपने न्यूक्लियोफाइल लिया उसकी कंसंट्रेशन क्या है आपको पता होगी, यानी कि न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन आप लोग पुट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको यहां पर इस R+ यानी कि आपको इस कार्बोकैटायन की जो कि इंटरमीडिएट है, अगर आपको इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है तो आपको जरूरत पड़ती है SSA की। तो मैं यहां पर उसको डायरेक्ट अप्लाई कर दिखा रहा हूं। जैसे ही आप लोग इस इंटरमीडिएट के ऊपर अप्लाई करोगे अपने स्टैंडर्ड एप्रोक्सीमेशन को, यानी कि D of R+/dt को आप लोग 0 पुट करोगे तो D of R+ अपॉन में D+ क्या बन जाएगा, बस कुछ टाइप का बन जाएगा, K हेटेरो इनटू में RX माइनस K एवोल्यूशन इनटू में R+ इनटू में न्यूक्लियोफाइल। ये मैंने कैसे लिखा हुआ है इसको लोग समझ जाओगे। आप लोग केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर देख लोगे तो मैंने कैसे लिखा है इसको वो भी आप समझ जाओगे। जैसे ही आप लोग इसको लिखोगे यहां से क्या निकाल सकते हो आप लोग, इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, क्या निकल जाएगा आपके पास, K हेटेरो इनटू में RX डिवाइडेड बाय K एवोल्यूशन इनटू में न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन। और जैसे ही आप लोग इस कंसंट्रेशन की वैल्यू को इस रेट के अंदर मैंने यहां पर ऊपर लिखा हुआ है, इस रेट के अंदर पुट करोगे बस क्या बन जाएगा, D/dt और प्रोडक्ट बस क्या बन जाएगा, कुछ इस टाइप का टर्म आ जाएगी। जैसे मैं क्या पुट करूंगा यहां पर, कंसंट्रेशन ऑफ R+ को पुट करूंगा। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर कॉमन टर्म्स को काटना है। न्यूक्लियोफाइल से न्यूक्लियोफाइल कट जाएगा, इस रेट कांस्टेंट से रेट कांस्टेंट कट जाएगा, बस क्या बच जाएगा, D/dt ऑफ प्रोडक्ट इज इक्विवेलेंट टू K हेटेरो इनटू में RX। यानी कि आपका जो रेट है, आपका जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन का रेट है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, वो आपके पास न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। और इस चीज के ऊपर IIT जैम के अंदर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, नेट के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं और गेट के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं इस कोर्स के अंदर भी, बाकी कुछ क्वेश्चन आप लोग प्रीवियस ईयर की खुद भी कर देख सकते हो। इस टॉपिक के ऊपर आपके पास काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद मैंने यहां पर लिखा हुआ है नेक्स्ट फीचर, मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, इफ कंप्लीट डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप टेक प्लेस इन फर्स्ट स्टेप देन पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकैटायन विद ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री इज फॉर्म्ड। जो कि आपके पास क्या होने वाली है, एक कायरल होने वाली है, एंड वी गेट रेसिमिक मिक्सचर एज प्रोडक्ट। अगर आपके पास यहां पर कोई भी सबस्ट्रेट होता है जिसके अंदर आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर है वो सैचुरेटेड होता है, तो उस केस के अंदर आपके पास क्या होता है, SN1 रिएक्शन हो सकती है। और SN1 रिएक्शन में बस क्या होता है, पहले लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। जैसे ही आपका लिविंग ग्रुप निकलेगा तो बस क्या बच जाएगा कि यहां पर कार्बोकैटायन बन जाएगा। और कार्बोकैटायन ज्योमेट्री बस कैसे होती है, ट्रायगोनल प्लेनर होते हैं, बस क्या बनता है, एकदम प्लेनर मॉलिक्यूल बनता है। एकदम आपके पास क्या है, बिल्कुल प्लेनर मॉलिक्यूल है। जैसे आपके पास प्लेनर मॉलिक्यूल बनेगा तो न्यूक्लियोफाइल अब ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है, यानी कि दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन यहां पर पॉसिबल हो जाती है। तो इसीलिए आपके पास SN1 के अंदर रेसिमिक मिक्सचर बनता है जहां पर आपके पास दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन बन सकती है। मान लो यहां पर स्टार्टिंग में क्या है, यहां पर R है, लेकिन यहां पर क्या बन गया, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बन गई, तो अब आपका न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है। यानी कि
बनने वाला प्रोडक्ट आपके पास R भी हो सकता है और आपके पास S भी हो सकता है। और अगर आपको R से R मिल गया और S भी मिल गया, मैं क्या बोलता हूँ, रेसिमिक मिक्सचर बोलता हूँ, यानी कि आपके प्रोडक्ट के अंदर R भी है और S भी है, इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, रेसिमिक मिक्सचर बोलने वाला हूँ। अब इन रेसिमिक मिक्सचर के अंदर R की कंपोजिशन कितनी होने वाली है, S की कितनी होने वाली है, इनकी R कितने परसेंट होने वाला है, S कितना परसेंट होने वाला है, वो डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफाइल कितनी जल्दी डिपार्चर करने वाला है। अगर न्यूक्लियोफाइल आपका बहुत जल्दी डिपार्चर कर जाएगा तो उस केस के अंदर आपको 50% R मिलेगा, 50% S मिलेगा, कोई भी आपको वहां पर एक्सचेंज देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर आपका लीविंग ग्रुप यहां पर डिपार्चर जल्दी से नहीं करता, बट इफ लीविंग ग्रुप इज नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड इन द फर्स्ट स्टेप, देन आयन पेयर फॉर्म एंड सम इन्वर्जन एंड रेसिमाइजेशन टेक प्लेस। मान लेते हैं कि आपको सबस्ट्रेट यहां पर मैंने लिया हुआ है, इसके अंदर से आपका ये लीविंग ग्रुप जल्दी से यहां पर लीव नहीं कर रहा है और आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आ गया है। आपका जो लीविंग ग्रुप, पहले मान लेते हैं कहां पर आपके पास बिलो द प्लेन है, आपका ये लीव नहीं किया, फर्स्ट स्टेप में आपका लीव नहीं कर रहा है, लेकिन अब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आ रहा है। ये आपके पास SN2 नहीं है, इसको मैं SN2 नहीं बोल रहा हूं, आपका लीविंग ग्रुप पहले निकल रहा है, खुद से ही निकल रहा है, यानी कि आपका सबस्ट्रेट से लीविंग ग्रुप निकलने की ट्राई कर रहा है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल ने अभी अटैक नहीं किया है। लेकिन वो जब से ट्राई कर रहा है, ट्राई करते करते न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आ सकता है। जैसे कि मान लो आपका लीविंग ग्रुप पहले कहां है, बिलो द प्लेन है, आपका न्यूक्लियोफाइल कहां यहां पर है। अब ये धीरे धीरे निकल रहा है, कंप्लीट डिपार्चर नहीं हुआ, लेकिन इसका पार्शियल डिपार्चर हो चुका है। इनके बीच जो बॉन्ड है क्या, वो टूटने वाला है, लेकिन टूटा नहीं है। अब आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपके पास ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि ये बॉन्ड जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। लेकिन अगर स्टार्टिंग के अंदर आपका लीविंग ग्रुप बिलो द प्लेन होगा और आपका न्यूक्लियोफाइल भी बिलो द प्लेन अटैक कर रहा होगा, तो ये अटैक थोड़ा सा यहां पर स्लो हो जाता है, क्योंकि लीविंग ग्रुप अभी भी वहां पर है, तो थोड़ा सा हिंड्रेंस प्रोड्यूस हो जाता है। यानी कि अगर यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन अटैक करेगा, बस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, वो जो बनने वाला प्रोडक्ट बस क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। यानी कि बेसिकली मैंने यहां पर लिखा हुआ है 1 और 2, मैंने यहां पर लिखा हुआ है 1 मैंने लिखा हुआ है अबव द प्लेन के लिए, 2 मैंने लिखा हुआ है बिलो द प्लेन के लिए, और लिविंग पर यहां पर क्या है, बिलो द प्लेन, यानी कि बिलो द प्लेन को क्या मिलने वाला है, हिंड्रेंस मिलने वाला है, यानी कि बिलो द प्लेन पर अटैक क्या होगा, स्लो होगा। यानी कि सेकंड पाथवे जो बनेगा प्रोडक्ट बस क्या बनने वाला है, वो कम बनने वाला है, 1 से आपस क्या बनने वाला है, ज्यादा बनेगा। यानी कि अगर 1 से क्या बन जाएगा, इन्वर्जन बन जाएगा, लेकिन 2 से भी आपका कुछ ना कुछ बन सकता है। मैं क्या बोलता हूं, रेसिमिक मिक्सचर बोलता हूं। इसीलिए आप लोग देखते हो कि जब भी आपके पास रेसिमिक मिक्सचर बन रहा होता है, उसके अंदर R का कंपोजिशन और S का मिक्सचर 50-50% नहीं होता, कभी इसका 60, कभी इसका 40, कभी इसका 70, इसका 30, कभी इसका 70, इसका 30। तो वो डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि जो आपका लीविंग ग्रुप है वो फर्स्ट स्टेप के अंदर कंप्लीटली डिपार्चर नहीं हो रहा, लेकिन वो निकलना तो चाह रहा है, खुद से निकलना चाह रहा है। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल जब अटैक कर रहा है तब वो निकलना शुरू कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि लीविंग ग्रुप निकलना चाह रहा है, लेकिन वो कंप्लीटली निकला नहीं है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आ गया। इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, SN1 ही बोलने वाला हूं। ये कहां देखने को मिलता है आपको जनरली, ये आपको देखने को मिलता है जनरली सॉल्वोसिस रिएक्शन के अंदर। जनरली इट हैपेंस इन सॉल्वोसिस वेयर सॉल्वेंट इज न्यूक्लियोफाइल। मान लेते हैं कि आपने अपने सबस्ट्रेट कहां मिलाया, पानी के अंदर मिला दिया, यानी कि आपने क्या किया, आपने कोई सबस्ट्रेट लिया, उसको आपने कहां मिला दिया, पानी के अंदर मिला दिया। अब आपने उसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है, तो पानी तो उसके अंदर पहले से डाला हुआ है, तो आपको पता है कि H2 के ऊपर यहां पर क्या होता है, लोन पेयर होता है। H2O भी यहां पर क्या कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। अगर सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा होता है, वहां पर आपको ये चीजें देखने को मिल जाती है। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग आगे जाकर पढ़ने वाले हैं इस कोर्स के अंदर भी आगे जाकर। पर उससे पहले कुछ क्वेश्चन देते प्रीवियसली आपसे पूछे गए थे इस टॉपिक के अंदर से। पहला क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ है IIT JAM 2015 का। क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन आर। आपके पास यहां पर क्या है, रिएक्शन दे रखी है आपको यहां पर, और आपको बताना है कि आपके पास यहां पर कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है। बेसिकली यहां पर कुछ भी नहीं है, आपको यहां पर दिया गया है एस्टर रिएक्शन करा दी है H2O की, और ऑक्सीजन को मार्किंग कर रखी है 18 वाली, और आपके पास साथ में यहां पर क्या है, एसिडिक मीडियम है। आपको सिर्फ बताना है कि आपके पास यहां पर प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो आप सबको पता है कि आपके पास यहां पर बनने क्या वाला है, आपका जो ये OH2 है, आपके पास जो यहां पर OH है, ये कहां पर जुड़ जाएगा पास, इसकी जगह जुड़ जाएगा पास, क्या हो जाएगा यहां पर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए कि आखिर इसका मैकेनिज्म क्या होने वाला है। अभी हम सीखने वाले हैं कि आप लोग एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कैसे करते हो, उसका मैकेनिज्म आप लोग कैसे लिखते हो, उसको समझने की कोशिश करना। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप लोग आगे जाकर हाइड्रोलाइसिस को बड़े आराम से लिख पाओगे। तो पहले हम लोग इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। आपके पास यहाँ पर सबस्ट्रेट क्या, सबसे यहाँ पर है फिनोल लगा हुआ है, कार्बन है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पर आपके पास है ऑक्सीजन है, CH2 CH3 है। आपने यहाँ पर डाल दिया है H+ का, आपने क्या डाल दिया है, कैटलिस्ट यहाँ पर डाल दिया है H+। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कि मैंने यहाँ पर सिर्फ एरो के ऊपर शो कर रखा है H+, पेपर के अंदर यहाँ पर क्या था, आपके पास H+ था, लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि H+ कभी भी इस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। H+ आपको कभी भी ऐसे खुला घूमते हुए नहीं दिखेगा, वो हमेशा किसी ना किसी के साथ जुड़ा हुआ होगा। अगर आपके पास यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर H2O मौजूद है तो डेफिनेटली आपका जो H+ है सॉल्वेंट अटैक का क्या बना देगा, आपके पास यहाँ पर H3O+ की फॉर्म के अंदर रहेगा। H+ आपको कभी भी अकेला नहीं मिलेगा, भले ही वो आपको बुक्स के अंदर, आपको पेपर के अंदर इस तरीके से दे, लेकिन जब भी आपको इस तरीके से देगा आप समझ जाओ कि ये पहले किसी ना किसी जुड़ने वाला है। तो बेसिकली
आपको रिएक्शन के अंदर जो आपके पास एसिडिक मीडियम कहाँ मिलने वाला है, आपको वो H3O पॉजिटिव की फॉर्म के अंदर मिलने वाला है। यहाँ पर ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पर क्या है 18 आपको मार्किंग मैंने यहाँ पर शो कर दिया है। और मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि आपके पास जो यहाँ पर एस्टर होता है इसके आपके पास यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर भी लोन पेयर आपके पास क्या है, इसके ऊपर भी लोन पेयर है, इसके पास क्या है sp3 है, इस पर क्या है sp2 है। आपको पता है कि sp3 ऊपर आता है sp2 नीचे आता है, तो आप लोग क्या करोगे होमो से अटैक करना शुरू कर दो। मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर आपके पास वहां पर रेजोनेंस हो रहा है तो पहले आप रेजोनेंस करोगे और उसके बाद देखोगे आपके पास अटैक कहां शुरू होने वाला है। तो ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आपको पता है कि आपके पास अटैक कहां शुरू होने वाला है, आपका अटैक शुरू होगा इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर से, यानी कि आपके पास ये जो लोन पेयर है क्या करेंगे आपके पास यहाँ से इस प्रोटॉन को ले लें और आपके पास यहाँ पर इस कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। बाकी सब कुछ सेम है, पीएच भी आपके पास सेम है, OC2H5 भी आपके पास सेम है। यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पर क्या आपके पास H लगा हुआ है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर एक रूल बताया था कि अगर कार्बन के साइड में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ हो और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो वहां पर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा, कार्बन वो पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर ले लेगा। यानी कि आपके पास क्या होने वाला है, बॉन्ड आपस टूट जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। आपके पास कुछ इस टाइप की स्पीशीज बन जाएगी। ये रूल्स मैंने आपको बताया स्टार्टिंग के लेक्चर के अंदर, वो हर जगह फॉलो होंगे, ऐसा नहीं है कि आगे जाके फॉलो नहीं होने वाले। कार्बन के साइड में अगर आपके पास कोई ऐसा एटम लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वो पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, अपने आप से कार्बन के ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास यहां पर ये वाली स्पीशीज बन गई है। अब ऐसा नहीं है कि आपके रिएक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको यही देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज होगा। वो पॉजिटिव चार्ज है वो उस कार्बन के ऊपर या फिर जहां पर भी जा सकता है, वो वहां पर इस तरीके से मूव करता रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम वो कहां पर स्पेंड करने वाला है, कार्बन के ऊपर स्पेंड करने वाला है। जैसे कि आपके पास ये वाला कंपाउंड मिलने वाला है, आपके पास ये कंपाउंड एज इट इज मिलेगा, उसके बाद हो सकता है कि आपके पास ये पॉजिटिव कहां चला जाए, इसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर चला जाए, यानी कि आपके पास ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस वाले कार्बन के ऊपर रहेगा। क्योंकि अगर आपके पास चांस हो कार्बन को पॉजिटिव देने का और ऑक्सीजन को पॉजिटिव देने का, क्या करेगा, कार्बन पॉजिटिव लेने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यानी कि इन तीनों में से आपके पास सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होने वाला है, ये होने वाला है। और अगर ये वाला इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो बेसिकली आपके पास जो रिएक्शन आगे चलेगी वो इसी इंटरमीडिएट चलेगी। जो इंटरमीडिएट आपके पास स्टेबल होता है रिएक्शन आपके पास वहीं से चलती है। ये भी एक रूल है, इसको भी आप लोग आगे जाकर याद कर लेना, इसकी आगे जाकर बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो अब रिएक्शन को आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पर क्या आ गया है, मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट आ गया है। तो जैसे ही इंटरमीडिएट आ गया है तो अब न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करने वाला है, कार्बन के ऊपर अटैक करने वाला है। ये रहा हमारा न्यूक्लियोफाइल, क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। जैसे कि इसके ऊपर अटैक करेगा बस क्या बन जाएगा, कुछ इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पर इसको ध्यान से देखो, बस यहाँ पर क्या है, आपके पास यहाँ पर इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन आपके पास ऑक्सीजन तो यहाँ पर भी है, आपके पास यहाँ पर भी है। तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ इसी ऑक्सीजन के ऊपर रहेगा, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या है, चांस मिल सकता है इसको कि ये यहाँ पर चला जाए फिर यहाँ पर चला जाए। जितना ज्यादा चार्ज आपके कंपाउंड के अंदर ट्रेवल करेगा वो आपके पास भी हो जाएगी, उतना स्टेबल हो जाएगी। इसको समझने के लिए आप लोग एग्जांपल ले सकते हो। मान लो कि आपको मैं दे रहा हूं 50 किलो का एक वेट आपको दे रहा हूं, आपको उस 50 किलो के वेट को उठाकर रखना है। तो 50 किलो के वेट को आप अकेले कितने देर तक उठा लोगे, मान लो आपने उठा लिया उसको 1 घंटे तक। लेकिन अगर मैं आप बोल देता हूं कि आप 3 लोग मिलकर उस 50 किलो के वेट को उठा सकते हो, आप लोग क्या करोगे, फिर आधे घंटे एक बंदा उठाएगा, 1 घंटे, आधे घंटे के बाद दूसरे पर चला जाएगा, आधे घंटे के बाद तीसरे पर चला जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग उसको घुमा सकते हो। यानी कि अगर आपका चार्ज इसी तरीके से अगर अलग अलग एटम के ऊपर इस तरीके थोड़ा सा शेयर होता रहे, यानी कि कुछ टाइम इसके पास, कुछ टाइम उसके पास, कुछ टाइम उसके पास, तो जो आपका ओवरऑल कंपाउंड हो जाएगा थोड़ा बहुत क्या मिल जाएगा, उसको थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी मिल जाएगी। सेम वही चीज आपके पास यहां पर भी होने वाली है। इस टाइम ये चार्ज सिर्फ और सिर्फ इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर है, बट अगर ये चार्ज थोड़ी देर के लिए इधर चला जाए, फिर थोड़ी देर के लिए इधर चला जाए, फिर इधर चला जाए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ओवरऑल कंपाउंड थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा और इसीलिए आपके पास प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। अब इंपॉर्टेंट ये भी है कि आखिर आपके पास प्रोटॉन का ट्रांसफर होता कैसे है। क्या आपके पास जो H है ये इस तरीके से उठकर यहां पर चला जाएगा, क्योंकि आप लोग देखते हो काफी बुक्स के अंदर आपको इस टाइप के एरो देखने को मिल जाते हैं। लेकिन मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि H+ कभी भी आपके पास फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। अगर H+ आपके पास फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता तो जब आपके पास ये बॉन्ड टूटेगा तो आपके पास ये H+ यहां बनेगा और फिर क्या करने वाला है, इसके ऊपर अटैक करने वाला है। तो ऐसा तो नहीं होने वाला, क्योंकि H+ कभी भी आपको फ्री नहीं मिलने वाला है। तो अगर H+ फ्री नहीं मिलने वाला तो एक प्रोटॉन ट्रांसफर कैसे होता है, तो उसके लिए आपके पास जो सॉल्वेंट के अंदर पानी के मॉलिक्यूल होते हैं या फिर किसी और चीज के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, वो उस तरीके से हेल्प करते हैं। होगा क्या, मान लो आपके पास यहां पर क्या है, इस टाइम पे ये वाला कंपाउंड है। अगर आपके पास इस कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल है तो ऑब्वियसली इस मॉलिक्यूल के साइड में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, यानी कि आपके पास यहां पर क्या होने वाले हैं, पानी के मॉलिक्यूल भी होने वाले हैं। तो ये पानी के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, यहां से इस हाइड्रोजन को उठाएंगे और यहां से मूव करते करते, पता है कि मॉलिक्यूल क्या करते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तो यहां से इसको लेकर जाएंगे, मूव करते करते क्या कर देंगे, इस वाले के ऊपर छोड़ देंगे, फिर यहां से फिर से लेकर जाएंगे, फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर छोड़ देंगे। और मॉलिक्यूल्स बहुत स्पीड से मूव कर रहे होते हैं और मॉलिक्यूल भी बहुत सारे होते हैं, यानी कि प्रोटॉन ट्रांसफर आपका होता है विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट के
मॉलिक्यूल, या फिर आपके पास किसी और रिएक्टेंट यानी किसी और रिएक्टेंट से भी आपके पास हो सकता है प्रोटॉन का मॉलिक्यूल होता है। जनरली वो सॉल्वेंट से ही होता है और जनरली पानी से ही होता है। तो प्रोटॉन को ट्रांसफर कराने के लिए भी आपको कोई दूसरा मॉलिक्यूल चाहिए होता है, इसको आप लोग ध्यान रखो। आप लोग उसको सिंपली एक एरो से नहीं शो कर सकते, इस तरीके से आप लोग नहीं दे सकते। बाकी कुछ बुक्स के अंदर आपको इस तरीके देखने को मिल जाएगा और आप भी सही ड्रॉ करते हो तो ड्रॉ आप लोग भले ही कर लो, बट आपको पता होना चाहिए कि आखिर वो प्रोटॉन किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है। जैसे ही मैं इस प्रोटॉन को ट्रांसफर करूंगा इस वाले क्वेश्चन के ऊपर क्या बन जाएगा, पास कुछ इस टाइप की आपके पास फॉर्म बन जाएगी। आपके पास जो चार्ज है वो कहां चला गया, चार्ज आपका इस वाले से कहां चला गया, कार्बन इस वाले ऑक्सीजन से कहां चला गया, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर चला गया। अब अगर आप लोग यहां पर इस पोजीशन को ध्यान से देखोगे, यहां पर क्या है आपके पास CH2 CH3 है। आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि CH2 CH3 के पास क्या होता है, आपके पास प्लस आई इफेक्ट होता है। अगर इसके पास प्लस आई इफेक्ट है तो ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा बहुत स्टेबलाइज कर देगा। यानी कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर है तो आपका सिस्टम इतना स्टेबल नहीं है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। और सॉल्वेंट के अंदर आपके पास सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स तो हैं, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज आपके पास कभी यहां पर रहेगा, कभी यहां रहेगा, कभी यहां रहेगा, कभी यहां वापस से कभी यहां, कभी यहां। लेकिन इन तीनों ऑक्सीजन के अंदर से सबसे ज्यादा टाइम तक पॉजिटिव चार्ज कहां पर रहने वाला है, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर रहने वाला है। क्योंकि यहां पर ये क्या होने वाला है, खुश रहने वाले के क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH2 CH3। इसीलिए आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज कहां पर रहने वाला है वो यहां पर रहने वाला है। और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता तो क्या करेगा, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बस क्या निकल जाएगा बाहर, इथाइल अल्कोहल आपके पास यहां से बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही आपका यहां से इथाइल अल्कोहल बाहर निकलेगा आपके पास यहां पर वापस से कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और उसके बाद आपका ये OH बॉन्ड क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिल डबल बॉन्ड बन जाएगा। और आपका H+ जो कि कैटलिस्ट था, स्टार्टिंग में आपने ऐड किया था, कैटलिस्ट था, वापस निकलना था बाद में, वापस से वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये वापस से बाहर फ्री नहीं निकलेगा, आपके पास जो पानी का मॉलिक्यूल है यही क्या करेगा, इस H+ को लेकर जाएगा। और इस बात को आप लोग ध्यान रखना कि आपके पास जो H+ होता है ये कभी भी इस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा पानी के साथ जुड़ा हुआ होता है, H3O पॉजिटिव की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसीलिए आप लोग इसको लिख लो या फिर इसको लिख लो, बात आपके पास क्या होती है, सेम ही होती है। उसके बाद आपके पास जो यहाँ पर चार्ज था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पर क्यों जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है क्योंकि इस स्टेज के ऊपर आपके ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और ऑक्सीजन एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव कभी स्टेबल नहीं होता। वो चाहेगा कि वो अपना पॉजिटिव चार्ज किसी और को दे दे। इसके ऊपर क्या है, बहुत सारे बॉन्ड भी हो गया, एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है, इसके ऊपर ज्यादा बॉन्ड भी है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है। तो ये कोशिश करेगा कि ये किसी और को दे दे। तो एक बार देने की ट्राई करेगा तो ये क्या करेगा, पहले इसको देगा, फिर इसको देगा, फिर इसको देगा, वापस इस तरीके से मूव करता रहता है। और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वहां पर वो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। इसे मैं क्या बोलता हूं कि आपके पास जो इंटरमीडिएट है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है वहीं से आपकी रिएक्शन क्या होती है, आगे चलती है। अगर मैं बात करता हूं इसकी और इसकी, तो इन दोनों इंटरमीडिएट के अंदर से ये ज्यादा आपके पास क्या है, ज्यादा स्टेबल है। इसीलिए आपकी जो रिएक्शन है वो कहां से चली, आपके पास इस वाले इंटरमीडिएट से आगे चली है। आपके पास यहां पर अल्कोहल बाहर निकला है और आपकी प्रोडक्ट की यहां पर इस तरीके से फॉर्मेशन हुई है। कुछ क्वेश्चंस और भी लिखे हुए थे मैंने, कुछ क्वेश्चंस और भी कराने थे लेकिन बारिश हो रहा है, तो आज हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी आपको प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन भी आपको टाइमली मिलती रहे। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।